शकरपुर मार्केट में चोरों का आतंक जारी। एक महीने में 2 से 50 से ज्यादा दुकानों के तोड़े गए ताले। पुलिस प्रशासन नहीं दे रही कोई ध्यान। नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास से गोल्ड, आईफोन तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। ईडीएमसी मुख्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। निगम के खिलाफ लगाए हाय हाय के नारे। सफाई का काम प्राइवेटाइजेशन होने का किया विरोध। कांग्रेस ने शादरा साउथ जोन के बाहर किया प्रदर्शन। कर्मचारी भी रहे मौजूद। कांग्रेसियों ने कहा, कोरोना के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को मिले पैसा। और लक्ष्मीनगर में पिछले 1.5 महीनों से नहीं हुआ गड्ढा सही। हादसा होने का लोगों को लगा रहता है डर। आने जाने में होती हैं तमाम दिक्कतें। लोगों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के शकरपुर में पिछले 1 महीने से चोरियां हो रही हैं। चोरी होने की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों से 50 से 60 चोरियां शकरपुर में हो चुकी हैं। ये चोरियां ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। 4,000, 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की चोरियां हैं। दुकानों के शटर तोड़कर सामान तक निकाल लिया जाता है। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हर बार कैमरे में 3 चोर नजर आते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों को देखकर पुलिस को इलाके की गश्त बढ़ा देनी चाहिए। प्रशासन पर अनदेखी के लोगों ने आरोप भी लगाए हैं। सर, हमारी दुकान में आज रात 3 बजे करीब चोरी हुई थी और लगभग 4,500 रुपये का माल निकाल के ले गए हैं। और ये वारदात कोई पहली वारदात नहीं है। हमारे यहाँ 40 से 50 ताले टूट चुके हैं मेन मार्केट में पिछले 1 महीने के अंदर। जो चोर हैं वो मास्क लगा के आते हैं, गमछा लपेट के आते हैं। और थोड़ी सी रात में पेट्रोलिंग की, पुलिस की भी थोड़ी सी कमी रही है इसमें। और हमारे पास 9 से 10 क्लिप्स हैं जिसके अंदर चोर अपने चोरी करते हुए और इस वारदात को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। मेरी 2 दिन पहले चोरी हुई है। 814 मेरा एड्रेस है और 12,000 रुपये वो निकाल के ले गए। और 3 लड़के थे। मेरे लड़के ने भगते हुए देखा और उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। मेरे लड़के ने ऊपर से देखा, शटर की आवाज़ आई एकदम टूटने की। और अंदर एक लड़का अंदर था, 2 लड़के बाहर थे। बिजली की दुकान है। मेरे कल रात को ही चोरी हुई है। ये चोरी का पता मुझे सुबह 7 बजे लगा है। मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया। यही मान सकते हैं कि एक ही गैंग है जो एक एक करके सब दुकानों पे करता है। एक बाइक चोरी हुई है और वो पूरी वारदात उसका उस लड़के का फ़ोटो मैं मोबाइल के अंदर है, उसका ले लिया है। एक चोरी मेरे बराबर मेरा S1 सुंदर ब्लॉक नंबर है, S2 में चोरी हुई है, फर्स्ट फ्लोर पर। हो क्या रहा है कि सबसे जब बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो चोरी हो रही है 1,500, 2,000, 2,500 की होती है। ज़्यादातर दुकानदार जो है उसकी कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन जो है SHO मतलब जो अपना थाना लेवल है, थाना लेवल पे जानकारी होने के बावजूद भी उस पर कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं है। सीसीटीवी प्रॉपर आर ब्लॉक के अंदर तो लगे नहीं हुए। अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लगने थे, यहाँ लॉकडाउन से पहले लगने थे। मार्केट में कुछ लगे थे, कुछ प्राइवेट लगे हुए हैं। उनके अंदर सीसीटीवी में अब निकलते हुए, तोड़ते हुए डायरेक्ट लाइव तो किसी की एक आधी फुटेज में कोई मिल गया तो शायद मिल भी सकता है। बट ये है कि दुकानदार, छोटी दुकानों में ज़्यादा चोरी हो रही है। जैसे मैंने देखा कि इधर भी आज चाय वाले का सारा सिगरेट वगैरह, पान की दुकान से, पान की तो नहीं, सिगरेट वगैरह की दुकान बेचता है, जो सिगरेट वगैरह बेचता है उसकी हुई। इधर अनिल चौधरी जी के पीछे A ब्लॉक के अंदर गली में टूटी, वो भी जनरल स्टोर टाइप शॉप थी। मेरे उसमें 30 तारीख को रात को 3:06 पे दुकान, मेरी बिजली की दुकान है, मेरे बड़े भाई की नमकीन की दुकान है। उस दुकान, दोनों दुकानों का एक ही दिन में ही ताले टूटे हैं। और मेरे पिता, जब चाचा ने हमें बताई, आवाज़ लगाई, सब कुछ करा, हमें उतर के आए। मेरे पैर में लगे होने के बावजूद मैं उतर के आया। मेरे पिताजी शुगर पेशेंट हैं, वो भी उतर के आए। बहुत चीज़ें हमारे घर में थी, फिर भी हम उतर के आए। देखा तो हमारे बड़े वाले भाई की दुकान के ताले टूटे, मेरी बिजली वाली दुकान के ताले टूटे हुए। हमारे यहाँ सुबह 4 तारीख की सुबह 2 बजे चोरी हुई है। और चोरों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये आसपास के मकानों के दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा देते हैं। आवाज़ आएगी भी तो हम नीचे उतर के अपने घर से बाहर नहीं आ सकते। नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच ने गोल्ड और आईफोन तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग लखनऊ से आ रहे हैं।
पुलिस तुरंत अक्षरधाम मंदिर के पास पहुंचकर पूछताछ करती है। गाड़ी में सवार व्यक्ति आरफीन चौधरी और मोहम्मद इकबाल चौकी, जो कि जामा मस्जिद दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद में ही रहने वाले एक व्यक्ति के कहने पर वह दोनों लखनऊ से स्मगलिंग के जरिए दुबई से लाए गए सोना और मोबाइल फोन लेकर आ रहे थे। आरफीन चौधरी और मोहम्मद इकबाल के पास से एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें रखे हुए 2 जीन्स पैंट को चेक करने पर उसी प्रकार से कमर और बॉटम के हिस्से में छुपाए हुए पिघले हुए रूप में गोल्ड बरामद हुआ, जो वजन करने पर करीब 400 ग्राम पाया गया है। साथ ही दुबई से लाया गया 4 आईफोन को भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। नारकोटिक्स ने बरामद गोल्ड की कीमत मार्केट में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच आगे की जांच में भी जुट गई है। पटपड़गंज में निगम मुख्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि पहले अगर निगम में कर्मचारियों की कमी होती थी तो कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी। कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ हाय हाय की नारे भी लगाई और साफ सफाई को प्राइवेट हाथों में सौंपने का पुरजोर विरोध भी किया। आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों ने पहले बता दिया था कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगे चलकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि निगम को हम लोगों की मांगों पर अमल करना चाहिए और जल्द से जल्द जो परेशानी हम लोगों को हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। ये जो निजीकरण की बात की गई है तो उसको लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। जैसे हमने पहले भी बता दिया था कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हम किसी भी कर्मचारी को प्राइवेट में काम नहीं करने देंगे, बाहर के व्यक्ति को। अगर इन्हें कहीं ना कहीं लगता है हमारे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए है, तो कहीं ना कहीं गुल्लू घोटाला नज़र आता है। अगर इन्हें काम कराना है तो हमारे एवजदार कर्मचारी हैं जो लोग एब्सेंटी हैं, जिनको कार्य पर नहीं लिया है, उनसे काम ले सकते हैं, सेवा ले सकते हैं और बढ़िया काम करेंगे, उनको तजुर्बा है। लेकिन बाहर के आदमी को हम एक को भी प्राइवेट काम नहीं करने देंगे। यहाँ के जो कमिश्नर साहब है और डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि ये जो निजीकरण का मामला हमने उन्हीं के संज्ञान से पता लगा के निजीकरण में दे रहे हैं। इसी कारण से आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने ये प्रदर्शन करा है। क्योंकि देखिए, इन्होंने खत्ते से लेकर नाले और शौच घर जितने भी ये सब ठेकेदारी में दे दिए हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने भी इन्होंने ठेकेदारी में ये दे, यहाँ तक कि इन्होंने आर डिपो भी ठेके में दे दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जितना भी इन्होंने प्राइवेटेशन करा, जितना भी ये खत्ते दिए, आर डिपो दिया, ये सब वापस करें। अन्यथा एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी इन्होंने आज प्रदर्शन किया है, कल वो धरने पर भी बैठेगी और उसके बाद व्यापक कदम उठाते हुए काम बंद हड़ताल भी कराएगी। जो भी व्यापक कदम एक यूनियन उठा सकती है, ट्रेड यूनियन उठा सकते हैं, वो सारे कदम हम उठाएंगे। जेल भरा आंदोलन करना पड़े वो भी करेगा। मैं निजीकरण में हम इनको बिल्कुल हम इंस्टीट्यूट जाने नहीं देंगे। जो भी जहाँ तक हद तक है हम वहाँ तक जाएंगे। काम यह है कि हमारे जो कर्मचारी है, हमारे 20-20 साल हो गए, उनको पक्का नहीं है करें, उनको ठेकेदारी में ये देंगे। इसलिए अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो नहीं भर्ती करें। वेलकम इलाके में हुई नूर हसन की हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 24 घंटों में मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। चारों आरोपित गिरफ्तार हैं। आपको बता दें, 4 दिन पहले वेलकम इलाके में नूर हसन की हत्या चाकू घोंप कर की गई थी। आरोपियों ने बताया कि अपमान का बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के दोस्त हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और राज्यों से पर्दा खुल सके। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की मांगों को मंगवाने के लिए आज शादरा साउथ जोन के बाहर प्रदर्शन किया गया। काफी लोगों ने आकर कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल वोट लेने के लिए कर्मचारियों को लोक लुभावन वादा करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। जो कर्मचारी कोरोना काल के दौरान काम करते हुए अपनी जान खो बैठे हैं, उनके परिवार को दिल्ली सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए था। उनके परिवार के सदस्यों का सम्मान भी करना चाहिए और परिवार के किसी सदस्य को परमानेंट जॉब भी देनी चाहिए। शादरा साउथ जोन के बाहर कांग्रेसियों ने खड़े होकर कर्मचारियों के घरवालों को पक्का करने की भी बात कही। सबसे बड़ी मांग है कि सफाई कर्मचारियों के परिवारों से जो शहादतें हुई हैं, उनको भी कोरोना योद्धा का सम्मान मिलना चाहिए। उनको भी भाजपा द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस 50 लाख रुपए, अरविंद केजरीवाल द्वारा अनाउंस 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ साथ उस परिवार का सम्मान होना चाहिए।
कर्मचारियों के साथ, गरीबों के साथ निरंतर ये सरकारें उत्पीड़न कर रही हैं। ख्वाब दिखाते हैं, वायदे करते हैं, वोट के समय वायदे दिखा करके प्रलोभन दे करके वोट लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनको छोड़ देते हैं। इसी कड़ी में आज शाहदरा साउथ जोन के ऊपर कांग्रेस और तमाम यूनियंस का आज ये धरना था। सफाई कर्मचारियों को लेकर आज पूरी दिल्ली के अंदर अनिल चौधरी जी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर पूरी दिल्ली के अंदर धरने का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। और इसका मुख्य मकसद जो है वो है जो सफाई कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनको 1 करोड़ रुपया कोरोना के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो फर्स्ट मांग उनको ये लेकर है। दूसरा, साथ ही साथ उनको जो 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही और वो आज अपना गुजारा करने के लिए बेबस हैं, लाचार हैं, वो मांग है। कांग्रेस पार्टी सारे के सारे सफाई कर्मचारियों के साथ है, उनकी मांगों के साथ है और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी। भाजपा की सरकार जो निगम में बैठी है वो इतनी निकम्मी सरकार है कि किसी की सुन नहीं रही है, मगर हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी, कांग्रेस अध्यक्ष भी, सभी के सभी लोग सड़कों पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसका निजीकरण ना हो, क्योंकि इसका सीधा का सीधा असर हमारे सफाई कर्मचारियों पर पड़ेगा। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो अभी तक साल के 112 करोड़ रुपए खर्च होते थे कूड़ा उठाने में, अब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और झाड़ू के निशान लाकर जो इन लोगों को गुमराह किया था, आज उन लोगों को सैलरी तक नहीं मिल रही है, तो ये सैलरी लेने के लिए कहाँ जाएं? ये अपना परिवार कैसे पालेंगे? इनके घर के अंदर जो लोग हैं वो परेशान हुए पड़े हैं, हालत इनकी खराब है बेचारों की, गरीब लोग हैं ये। इन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोच रहा कोई आदमी, तो कहाँ से काम होगा? सरकार ने भी और मोदी जी ने भी यही कहा था, जहाँ झुकी वहाँ मकान, झुकी मकान तोड़े जा रहे हैं, सैलरी कर्मचारी मिल नहीं रही है, न यहाँ मिल रही है, न ऊपर मिल रही है, तो कैसे कोई अपना परिवार चलाएगा, कैसे मिलते चलाएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मां का कल देहांत हो गया। उनके शरीर को डोनेट किया गया है। इस पर कृष्णनगर के डॉक्टर कुमार गांधी से बात की और उन्होंने बताया कि हमारे माता जी के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। घर परिवार सब लोग हम लोग आया जाया करते थे। हमने डॉक्टर कुमार गांधी से जानने की कोशिश की कि बॉडी दान करने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब आगे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या अगर कोई बॉडी दान होती है तो किसी की जान बचाई जा सकती है। तो डॉक्टर कुमार गांधी ने बताया कि बॉडी डोनेट करने से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है और उनको दूसरे को दिया जा सकता है। क्या करें डॉक्टर कुमार गांधी, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो एक भावभीनी श्रद्धांजलि माता जी के लिए, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। हम सबको बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने, जब भी हम मिलने जाते थे खूब आशीर्वाद मिलता था हमें। वो आशीर्वाद अब हमारी छत्र छाया में नहीं है। फिर भी जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है, आज हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, वो हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं। ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसको हम कहते हैं कि हमें सिखा रहे हैं कि आगे करना क्या चाहिए। जब बॉडी डोनेशन की जाती है, साइंस में इसके बाद बहुत तरक्की हुई है और बहुत सारे ऑर्गन्स आज की डेट में ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है और इंटेस्टाइन है। ये चीज़ें डोनेट हो जाती है। अब कोई भी एक बॉडी है जो हम मरने के बाद अगर 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं उसके ऑर्गन्स, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स 8 अलग अलग ज़िंदगियाँ बचा सकता है। किसी को हार्ट की ज़रूरत है, उनको हार्ट दिया जा सकता है। किसी को किडनी की ज़रूरत है, एक किडनी एक को दी जा सकती है, एक किडनी दूसरे को दी जा सकती है। किसी एक को इंटेस्टाइन दे सकते हैं, किसी एक को पैनक्रियाज दे सकते हैं। अब आगे इसमें और एडवांसमेंट हो रही है कि जो स्किन है हमारी, वो भी ट्रांसप्लांट हो सकती है, लोगों को दी जा सकती है, बोन्स दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से बॉडी में और नए नए कौन कौन से ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करके लोगों के अंदर सक्रिय कराया जा सकता है, वो इसमें बहुत अच्छे से पाया जाता है। अब 8 जो अलग अलग चीज़ है, ये तो ज़िंदगी हो गई, और 75 अलग अलग लाइफस्टाइल हम बेटर करा सकते हैं। जो लाइफस्टाइल बेटर है, जैसे किसी की हड्डी टूट गई है, वो हड्डी उसके लिए बेकार है, अब लगाते हैं प्रोस्थेसिस, यानी लोहे की उसमें हड्डी लगाते हैं। अब उसकी जगह ये जो बोन है, बोन पूरा का पूरा दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये अभी कोशिशें जारी है। कोरोना काल में फंसे लोगों को केंद्र सरकार वंदे भारत मिशन के माध्यम से अपने देश ला रही है। इन लोगों को सीधे एयरपोर्ट से लाकर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 दिन के लिए रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स में इनके खाने पीने का सारा इंतजाम किया गया है। कॉम्प्लेक्स में आने से पहले इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। 7 दिन बाद इनका टेस्ट किया जाता है। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है। जो नेगेटिव आता है उनको घर भेज दिया जाता है। जिस दौरान कॉम्प्लेक्स में कोरोना को देखते हुए सारे इंतजाम किए गए हैं
और एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जो लोग वंदे भारत मिशन के तहत बाहर से आ रहे हैं विदेशों से, उनको 7 डेज़ के लिए हमारे पास क्वारंटीन होना होता है। हम लोग उनके आते ही खाने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी तरह ये अपने घर पर बात कर पाएँ। उसके लिए भी हमने व्यवस्था किया है। इनको मोबाइल का सिम अरेंज करवाते हैं जिससे इनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। हमारे पास अभी लगभग 500 से 600 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। हमारे पास खाने का अच्छा इंतज़ाम है। 2 बार खाना देते हैं, सुबह नाश्ता होता है, शाम को चाय भी है। यहाँ पर हमारे पास 516 लोगों की व्यवस्था है और जैसा आपने यहाँ पे देखा है, अभी कुछ लोग जा चुके हैं। अभी हमारे पास हमने वहाँ इन्फॉर्म कर दिया है एयरपोर्ट पर, जैसे बस आएगी तो यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे हमारे पास। नहीं, जब वो आते हैं ना तो जब हम स्क्रीन करते हैं, बस बाहर हम चेकिंग करते हैं कि इनके पास कुछ गुटखा वगैरह, कुछ बाहर की वैसी चीज़ें तो नहीं है जो उनकी सेहत को नुकसान करे, तो हम बाहर ही निकलवा देते हैं। यहाँ पर जब लेकर आते हैं उसके 6 दिन बाद उनका टेस्ट होता है। 6 दिन टेस्ट होने के बाद 7वें दिन उनको भेज दिया जाता है। अगर जो पॉजिटिव निकलता है तो हम उसको हॉस्पिटल में भेज देते हैं। एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, वो आ जाते हैं, इनको लेकर चले जाते हैं। हम सर बहरीन से आए हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं और हमको 4 दिन हो गया इधर आए हुए। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सब व्यवस्था ठीक है। खाने पीने हमको सुबह 8 बजे नाश्ता दिया जाता है, 1:30 बजे खाना और रात को 8 बजे फिर किसी चीज़ की दिक्कत होती है क्या? नहीं सर, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और व्यवस्था सब सही है, खाने पीने की व्यवस्था सही है और पानी नहाना धोना सब चीज़ का व्यवस्था कितने दिन के लिए रखा जाएगा आपको? इधर सर 1 हफ्ते के लिए है। हमारा 11 तारीख को बोल रहे थे कि तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, तो बाकी सब ठीक ही है। थोड़ा ऐसे ही बंद कर देते हैं बस। 100 दिन से आया। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? अच्छा है, इन टाइम खाना मिलता है। बास से आया, उधर से चेक किया, बाद में बास से लेके आया इधर। पिछले 1.5 महीने पहले लक्ष्मीनगर में एक सड़क अचानक धंस गई थी, जिसकी वजह से गड्ढा हो गया था और गड्ढा बहुत बड़ा हो गया है। कई बार तो वाहन इसमें फंस जाते हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाता है। गड्ढा इतना ज़्यादा है कि लोगों के घरों की कई फीट तक नींव दिखने लगी है। लोगों को अपने घर का डर सताने लगा है। इलाके के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इलाके के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस गड्ढे को भरा जाए। हम लोगों की परेशानियां जल्द खत्म हो, हम लोग दहशत में रह रहे हैं। ट्राली फंसी हुई, जब से मेरा काफ़ी ये गड्ढा हो गया, गड्ढा धीरे धीरे मतलब बढ़ता ही गया। अब तो ऐसी परेशानी होगी कि सारी नींव मेरी बिल्कुल दिखने लगी और वो तो हमें तो बहुत परेशानी है। इसलिए मकान का भी धंसने का भी बहुत वो है। बारिश में तो पूरा पानी भर जाता है। परसों पानी आया था, पूरा भर गया, 20 फुट गड्ढा पूरा, तो इसलिए सारा नींव में पानी गया, चारों तरफ भरा हुआ था पानी। ये एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड आपस में लड़ते रहे कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट है, तुम्हारा फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है। 15 दिन तो उनको फॉल्ट पता नहीं लगने। आज भी इनको यही नहीं पता लग रहा है। इंजीनियर एक से एक आते हैं, सारे इंजीनियर है, जेई आता है, एई आता है, एक्शन आते हैं, उनको समझाते हैं भाई ये पानी अभी भी क्यों आ रहा है। आपने पानी की लाइन काट दी, पाइपलाइन काट दी, आपने क्या कहते सीवर बंद कर दिए, उसके बाद भी पानी क्यों आ रहा है। वो कहते नहीं जी ये तो वैसे आ रहा है। अरे वैसे आ रहा है तो आप इसका तो पता लगाएंगे। आप ये इतनी पास में 2 महीने और कर दीजिए। उनकी नींव देख लीजिए आप, नींव 8 फुट तक नींव दिखने लग गई है लोगों की। 8 फुट तक नींव दिखने लग गई। परसों पानी जब बारिश आई, यहाँ पे 10 फुट पानी भर गया। कोई गिर जाता, कोई वो नहीं, जल बोर्ड का आदमी नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बारिश की वजह से धरती कटान पे है। आप देख रहे हैं पहले 8 फुट 12 फुट का करीब गड्ढा था, अब वो गड्ढा बदल गया 30 फुट के करीब। रोज नई ज़मीन कटती जा रही है। आप देख सकते हैं खोखली ज़मीन हो चुकी है। इससे जानमाल का नुकसान होने की पूरी संभावना है। वैसे ही व्यापारी लोग कोरोना के संकट से दुकानें वगैरह बंद हैं, उसके अलावा ये मार्केट पूरी की पूरी बंद है और ये मुख्य मार्ग है लक्ष्मीनगर मेन मार्केट को जोड़ने के लिए। रास्ता ब्लॉक हो चुका है, कोई आ ही नहीं सकता यहाँ से। दूसरा, यहाँ पर जितने भी व्यावसायिक हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, दे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज कस्टमर कैन नॉट कम टू दैट शॉप्स एंड मोर ओवर राइट नाउ वट एवर सिनेरियो इज गोइंग ऑन, इस टाइम पे लोग वैसे ही काम नहीं है और ऊपर से ये सब चीज़ें होने से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दूसरा, जिनके घर के आगे हुआ है उनके लिए सब रुक गया है, तो इसकी वजह से वो लोग उनको कहीं भी उनको निकलना है, अपना व्हीकल निकालना है, तो वो बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क हो गया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।